ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ा सवाल इस पूरी चर्चा में, जो हमने एक सेगमेंट अपने इस कार्यक्रम की चर्चा की, उसमें यही सवाल आया कि भाई एक कैबिनेट मंत्री जो कि सरकार में बना रहा है दोनों कार्यकाल में, वो ये कहता है कि नौकरी देने में सरकार ने भेदभाव किया है। भेदभाव क्यों किया है? भेदभाव सरकार ने किया है तो सरकार के मुखिया को कटघरे में खड़ा होना ही पड़ेगा और इन सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। एक उदाहरण जब हमारे सामने पहले है कि एक मुख्यमंत्री पर जब आरोप लगे, शिकायत हुई, तो उनको न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ा, जांच हुई, दोषी पाए गए, तो आज वो सजा काट रहे हैं। ऐसे में सच्चाई क्या है वो अलग मसला है, लेकिन आरोप है तो उनको जांच का सामना क्यों नहीं करना चाहिए? उनको खुद से पहल करनी चाहिए कि जांच कराइए, अगर मैं सही हूं तो सही होऊंगा, अगर मैं गलत हूं तो गलत होऊंगा। इससे एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा दूसरों को कोसने के बजाय। सुनीता सहरावत जी। देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि भेदभाव हुआ है। यहाँ माननीय मंत्री जी ने कहा है कि भेदभाव हुआ है। एक तो भेदभाव होना, दूसरा आप कह रहे हैं माननीय चौटाला जी के लिए कि वो जेल में है। वो केस और ये केस एक भेदभाव का, और उसमें उन्होंने क्या किया वो अलग है। दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। मतलब माननीय चौटाला जी का जो भी उन्होंने किया है, जेबीटी घोटाला जो भी हुआ है, उसमें तो इसमें हमारे माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि भेदभाव हुआ है। हाँ, भेदभाव के ऊपर कोई भी आदमी को, मतलब वो क्या जवाब? भेदभाव के दायरे में मैडम, भेदभाव के दायरे में बहुत सीधे सीधे हम ये ला सकते हैं कि एक अयोग्य को नौकरी मिल गई भेदभाव के कारण, और एक योग्य व्यक्ति नौकरी से वंचित रह गया। अगर योग्य व्यक्ति, मीनिंग क्या होता है? भेदभाव का मीनिंग यह होता है कि गलत आदमी को नौकरी दी गई। भेदभाव का मीनिंग ये नहीं होता है। भेदभाव का मीनिंग ये नहीं होता। भेदभाव का मीनिंग, अगर उन्होंने भेदभाव कहा है तो वो कहते हैं भाई दक्षिण हरियाणा को नहीं मिली, भाई रोहतक को मिली, भाई हरियाणा में उसको मिली। अब ये बताओ, आपने खुद ये बात कही, आपने खुद स्वीकार कर लिया, आपने खुद ये, मतलब मैं माननीय अजय कप्तान जी का जो वो सुन रही थी वक्तव्य, उन्होंने क्या कहा कि भेदभाव किया गया है। भाई मेरे एरिया की ट्रांसफर नहीं हुई, मेरे एरिया की, उन्होंने ये कहा है। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पे कि भाई उसका ट्रांसफर नहीं हुआ उनके एरिया का, या उनके एरिया की बच्चों को नौकरियां नहीं मिली, मसला अलग है, उन्होंने बोला भेदभाव वाला मामला अलग है। और मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप कहती हैं कि रोहतक में भेदभाव का करने का मतलब ये होता है कि सावधान हरियाणा में किसी को नौकरी नहीं मिली और रोहतक से नौकरी मिल गई, ये कहना चाह रहे थे कप्तान अजय, तो आप ये समझ लीजिए कि सावधान हरियाणा में, दक्षिणी हरियाणा में वैसे तमाम लोग होंगे जो नौकरी के लिए योग्यता रखते हैं, लेकिन आपके कहे अनुसार उन योग्य लोगों को पीछे रहना पड़ गया, क्योंकि जहां पे रोहतक के लोग हैं वो चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य हो, उन पे कृपा दृष्टि है, इसलिए वो पार हो गए, उनको नौकरी मिल गई। और अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ा अपराध है, जिसके कारण हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं जांच कराई जाए। विजय दीप जी हमारे साथ समस्त भारतीय पार्टी से जुड़े हैं। विजय दीप जी, बहुत स्वागत है आपका। आप विजय दीप जी को तोड़ मरोड़ के कुछ भी कह सकते हैं। हम कुछ भी हमने कुछ भी तोड़ा नहीं है, कुछ भी मरोड़ा नहीं है। जो स्टेटमेंट है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप उन्हें डिफेंड कैसे कर रही हैं। आपको बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा, अभी उसका जवाब देना पड़ेगा। मैडम विजय दीप जी। हाँ जी, आपका बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमें? धन्यवाद, सुन रहे हैं आपको। कप्तान अजय सिंह यादव ने यह आरोप लगाया है मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कि नौकरियों में भेदभाव किया गया है। भेदभाव करने का मतलब यह हुआ कि भेदभाव के दायरे में अयोग्य व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, योग्यता वाला व्यक्ति पीछे रह सकता है, क्योंकि उस पर कृपा दृष्टि नहीं होगी। जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसी कारण से उसकी नौकरी नहीं लगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये अपराध नहीं है? और अगर ये अपराध है, जो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है आरोप, तो कम से कम मुख्यमंत्री को जांच का सामना क्यों नहीं करना चाहिए? जबकि हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जिसमें ओम प्रकाश चौटाला सजा काट रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये जांच का सामना तो देखिए मुख्यमंत्री को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज वो पहले वाला जमाना नहीं है जो पहले 30-40 साल से होता आया है। कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री अपने डिपार्टमेंट से रिटायर होता है तो ये कमर कस के तैयार रहे, और मैं आने वाली जो सरकार है
चाहे वो जिस भी पार्टी की मिलके बने, तो उनको भी ये पहले से आगाह करना चाहता हूँ कि अब जनता को जो है ऐसे वो ये ना समझें कि जनता उनसे पूछेगी नहीं। जनता एक एक चीज का हिसाब मांगेगी। जब कुर्सी में है तब भी मांगेगी हिसाब, और कुर्सी के बाहर आते हैं तब भी हिसाब मांगेगी। और जो है ये इल्जाम लगाना, पहली बात तो ये है कि देखिए, परिकल्पना के तौर पे तो सारी जनता जानती है कि पिछले 40 सालों से हरियाणा में ऐसा ही होता है, सभी सरकारों ने ऐसा किया है। और जो है ये अभी की जो बात है, कैप्टन अजय सिंह यादव ने जो आरोप लगाया है, तो मेरा ये मानना है कि जब ये खुद सरकार में मंत्री थे तब इन्होंने आरोप नहीं लगाए। हम उसको भी शामिल कर रहे हैं। देखिए, इस चर्चा में दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि जो अजय यादव ने कहा है वो सच हो या झूठ हो, बड़ी बात है, इसलिए हरियाणा की जनता उसे जानने का हक रखती है, सो उसके सामने सच्चाई लाई जाए। दूसरा पहलू ये है कि अजय यादव को ये बात अब क्यों समझ में आ रही है। ठीक है, अब समझ में आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वो अवसरवादी हैं। उनको जब जरूरत थी वो सरकार के साथ बने रहे, अब उनको लग रहा है कि अब सरकार शायद नहीं बनेगी, इसलिए भड़ास निकाल रहे हैं, अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं। ये अलग पहलू है। हम ये कह रहे हैं कि चाहे अजय यादव सही बोल रहे हैं चाहे गलत बोल रहे हैं, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री हैं, और कैबिनेट मंत्री इतनी बड़ी बात कहे तो सरकार की कलई खुलती है। विजयदीप जी, नहीं, ये सही बात है। सिर्फ मैं ये मानता हूं कि ये सिर्फ कैप्टन अजय सिंह यादव के कहने से नहीं, बल्कि आम जनता की आवाज समझ के कि कैप्टन से अजय सिंह यादव देखिए मीडिया तक पहुंच करके इस बात को उठा पाए हैं, वरना भी बहुत सारे लोग इस बात को उठाते रहे हैं कि ये भेदभाव चल रहा है और ये भेदभाव पे लगाम लगनी ही चाहिए। और इसके लिए लगाम लगने का एक सही माध्यम यही है कि जब सरकार बाहर आती है तो उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी बैठनी चाहिए, और निष्पक्ष, सिर्फ देखने वाली बात यह है कि जो इंक्वायरी जो होती है वो निष्पक्ष जनता को दिखाई देनी चाहिए कि उसमें क्या क्या भेदभाव हुए हैं, ताकि आगे आने वाली सरकारों के ऊपर वो एक स्टैंप मार्किंग का काम कर सके कि कोई भी सरकार इस भेदभाव को करने से कतराए और उनको पता रहे कि अगर भेदभाव हुआ तो फिर उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी, बने रहिए आप हमारे साथ। अमित नेहरा जी, हमने जब जांच पड़ताल देखी है, पुलिस जांच करती है या कोई जांच करता है, तो हमने ये देखा है कि कई तरीके से सच को उगलवाया जाता है। तो तरीका चाहे जो भी हो, सच अगर सामने आ गया तो मुद्दा सिर्फ सच होता है। अब यहां पे जिस भी नियत से कैप्टन ऐसा कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो यहां पे पीछे का पक्ष हो जाता है। जो बात निकल के आ गई है वो बात यहां पे प्रमुख हो जाती है। देखिए मनीष जी, कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए। कांग्रेस ने हमेशा भेदभाव वाली नीति अपनाई है नौकरियों में। ये तो ओम प्रकाश चौटाला का दुर्भाग्य कह लीजिए कि रीजनल पार्टी थी, इनके हाथ इतने लंबे चौड़े नहीं थे। हम दुर्भाग्य नहीं कह रहे, हम सीधा ये कहेंगे अमित नेहरा जी, सुनिए, उन्होंने गलती की तो उनको सजा मिली। ठीक है, ये अदालत के विचाराधीन है। ठीक, मेरी बात कंप्लीट हो लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलेंगे। उनके समान कोई और भी गलती करता है तो उनको भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। मैं उसी बात पे आ रहा हूं, आप पूरी बात सुनिए जी। वर्ष 1996 कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी हरियाणा में, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे यहाँ पे। 1996 में पटवारियों की भर्ती हुई थी, वो 1248 पटवारी भर्ती हुए थे और एसएस बोर्ड के थ्रू हुए थे। एसएस बोर्ड के चेयरमैन थे शिव कुमार भोला। ये पूरी की पूरी लिस्ट चैलेंज हुई लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी लिस्ट को रद्द कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिए थे कि 2 साल के अंदर अंदर इन पटवारियों को हटाया जाए। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गवर्नमेंट आ गई, वो भी कांग्रेस की थी। वो कांग्रेस राज में लगे थे और कांग्रेस राज दोबारा आ गया था। ना तो शिव कुमार भोला को सजा हुई उसमें, ना भजनलाल को सजा हुई। आप चीज देखिए, एक ही बात है, अयोग्य थे वो। उन पे आरोप लगा था कि वो पटवारी सिर्फ अपने आदमपुर हल्के से थे ज्यादातर, और पंचकुला से थे, कालका हल्के से। दोनों, एक से भजनलाल चुनाव लड़ते थे और दूसरे से उनके बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई चुनाव लड़ते थे, और बिल्कुल अयोग्य थे वो आदमी जो पटवारी थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दी थी कि इन सभी को 2 साल के अंदर अंदर सरकार हटाए। ना तो वो आज तक पटवारी हटे,
कांग्रेस लेड गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि मानवीय आधार पे इनको जारी किया जाए, गलती होगी इसको रफा दफा करो। आप देखिए कोर्ट पे मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा अब हम हूं। क्या अब जी, उस एग्जाम्पल को यहाँ पे लाके जी। हम इस केस को कमजोर नहीं कर सकते हैं। कमजोर की बात हम नहीं है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं जी। कि जो बच गया सो बच गया, चाहे मैं जिन ये भी कह रहा कारणों से बचा, ये हुआ जी। जिन भी कारणों से बचा। लाल जी ने गड़बड़ की, फिर ओम प्रकाश चौटाला जी की, तो इसका मतलब हुड्डा साहब ने सोचा दोनों ने गड़बड़ की तो तुम भी गड़बड़ कर लो। नहीं। ये नहीं है, जब किसी आप ने मेरे- गलतियां की है तो उसकी गलतियों के साथ साथ वो भी गलतियां करते हैं। आप मेरी बात नहीं समझे, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि नौकरियों में भेदभाव कोई बड़ी बात नहीं रही है। आप मेरी बात समझिए। कांग्रेस हो चाहे चौटाला साहब हो, उन्होंने तो ऐसा है जी, चौटाला साहब को तो आरोप सिद्ध हो गया। ऐसा है, आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी को अभी शासन का मौका नहीं मिला है। ऐसी बात ठीक है, ठीक है मिले ना? मौका, जी। मिले मौका, ये सारी बातें सर छोटी हो जाती हैं यार। जी, ऐसा बात सिर्फ और सिर्फ यही है कि अब जो हुआ है इस पे क्या होना चाहिए, इस पे जांच होनी चाहिए और में बिल्कुल जो चीजें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जांच होनी चाहिए। और दोषी को सजा होनी चाहिए। और आपने जो सवाल खड़ा किया बहुत वैलिड सवाल है, मैं इसको एंडोर्स करता हूं कि एक आईएएस अफसर और मंत्री दोनों के अगर हिरार्की में फर्क देखा जाए तो मंत्री उससे आईएएस अफसर से बड़ा माना जाता है, बहुत बड़ा होता है। बड़ा होता है प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल में बड़ा होता है। जब एक आईएएस अफसर की शिकायत पर इतनी बड़ी जांच हो सकती है, मामला कोर्ट में जा सकता है। और सबसे बड़ी बात इसमें बीच में इंटरवीन करूंगा, वो आईएएस भी इन्वॉल्व था। ये नहीं है कि वो विसल ब्लोअर है और स्पेयर है उस केस से, क्योंकि उसकी भी भूमिका थी उसमें। तो सेम वही केस है, कैबिनेट मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है। यहां विसल ब्लोअर की जी। भूमिका निभा रहे हैं ये। तो इनके कहने से कि धांधली हुई है, भेदभाव हुआ है, भेदभाव का मतलब धांधली। भेदभाव को कोई आदमी अच्छा नहीं बताएगा, अगर अच्छा नहीं है तो धांधली है। तो इसका मतलब ये कि सुनीता नौकरियों में मैडम धांधली बताएंगी हुई क्या है। है? अब सुनीता जी की डेफिनेशन कुछ और है। अभी हम उस एक बार पर- फिर से जानेंगे कि तो भेदभाव मतलब अगर क्या ये होता है। धांधली हुई है तो इस धांधली की जांच होनी चाहिए, और जांच होने पर ये जो विसल ब्लोअर है, उस केस में भी विसल ब्लोअर को सजा हुई थी, इस केस में भी सजा होनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि सामूहिक आप भी जिम्मेदारी है। उसमें शामिल हैं। आप भी शामिल है उसमें। अब राव इंद्रजीत बार बार एक सवाल खड़ा करते रहे, मैं तारीफ करता हूं उस सवाल की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, हम आपसे एक बात चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, जितनी नौकरियां आप लोगों को देते हैं आप दीजिए, 1 लाख को, 5 लाख को, 10 लाख को, जितनी चाहे आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नौकरियां जिन जिन को दी जाती हैं उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनके गांव का नाम, उनकी जाति, ये सारे डिटेल अखबार में प्रकाशित कर दीजिए। मैट्रिक का सर्टिफिकेट और जी, मैट्रिक के सर्टिफिकेट से क्लियर हो जाता है कि वो बंदा कहाँ का रहने कहाँ का वाला है। रहने? ये तो फॉर्म भरते हैं, रोहतक का रहने वालों से फॉर्म महेंद्रगढ़ में, नानगढ़ में, गुड़गांव में, सोना में, मेवात में फॉर्म भर के नौकरियां प्राप्त की। तो इससे सिद्ध होता है कि भेदभाव हुआ है, अयोग्य आदमी को नौकरियां मिली है। इसकी नई सरकार बनेगी या मीडिया की जो हमारी चर्चा चल रही है इसको संज्ञान में लेके इसको एक ब्रेक ले लेते हैं। आप जांच होनी चाहिए। एक बात तो इसमें और जोड़ूंगा, सरकार जब 113 करोड़ 130 करोड़ इतना रुपए विज्ञापन पर खर्च करती है, तो क्या ये लिस्ट छापने पर जो विज्ञापन में खर्च आएगा वो इतना मोटा पैसा नहीं है कि सरकार का खजाना खाली हो जाए। ठीक है, क्यों नहीं छापती एक ब्रेक विज्ञापन? ले लेते हैं। ब्रेक के बाद सुनीता जी आप बोलिएगा।